हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में पॉलिटी की ट्रिक वीडियो सीरीज का हम पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आर्टिकल अनुच्छेद 201 से लेकर 360 के बीच के सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट बोल सकते हैं, मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 201 से लेकर 360 के बीच में याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको याद करा पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम शुरुआती एक स्टोरी के माध्यम से कर रहे हैं। इमेजिन करो कि एक स्टेट है और वो राज्य स्टेट अपनी जनता के लिए क्या कर रहा है, बजट रख रहा है। बजट में ऑब्वियस सी बात है, हर क्षेत्र में पैसों का आवंटन कर रहा है, अपनी जनता के बारे में योजनाएं क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है और घोषित कर रहा है। ठीक है। और अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पर फंड का हमको एलोकेशन देखने को मिल रहा है। तो जनता बहुत खुश है। जनता क्या बोलेगी? अगर जनता को हेल्थ के सेक्टर में अच्छा पैसा मिलेगा, एजुकेशन के सेक्टर में अच्छा पैसा मिलेगा तो जनता खुश होगी। सही। बिजनेस के क्षेत्र में बात करें, अगर अच्छा पैसा मिलेगा तो जनता क्या बोलेगी? दो और पैसा दो। जनता क्या बोलेगी? जनता के मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलेगी, दो और दो। तो इमेजिन करो इस पूरी सिचुएशन को। स्टेट है, स्टेट क्या कर रहा है? अपना बजट रख रहा है जनता के लिए, और जनता जो बजट को सुन रही है, खुश हो रही है कि हमको बहुत सारा पैसा का आवंटन देखने को मिल रहा है अलग अलग क्षेत्र में। तो जनता बोल रही है कि दो और दो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, दो और दो को अगर हम संख्या में बदलें तो क्या बनेगा? दो और दो मतलब 202। तो आर्टिकल 202 जो है ये किससे संबंधित है? राज्य के स्टेट बजट के बारे में इसमें बताया गया है। तो कितनी आसानी से याद कर लिया हमने। स्टेट जो है वो बजट प्रस्तुत कर रहा है हमारी स्टोरी में। जनता को यहाँ पर अलग अलग स्कीम में पैसा देखने को मिल रहा है, जनता खुश हो रही है। जनता क्या बोल रही है? दो और दो। तो दो और दो बना हमारा यहाँ पर 202। तो हो गया आपको याद। चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकल 213 की बात करते हैं हम। देखिए आर्टिकल 213 और इसके बाद में आर्टिकल 214 ये मैं आपको पहले ही याद करा चुका हूँ। 213 में गवर्नर के ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर के बारे में बताया गया है। वहीं आर्टिकल 214 में हाईकोर्ट के बारे में हमको उल्लेख देखने को मिलता है। इसके हिसाब से हर एक स्टेट के पास में एक हाईकोर्ट होगा। आर्टिकल 214 ये बोलता है। क्लियर? यहाँ पर ये दोनों हम ट्रिक के माध्यम से पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, याद कर चुके हैं, आर्टिकल 213 एंड 214। यहाँ पर फ्रेंड्स हाई कोर्ट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ एंड याद भी कराऊंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दो या फिर दो से अधिक स्टेट राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। अब ये स्टेटमेंट हमको किस आर्टिकल में देखने को मिलता है हमारे संविधान के, इसको याद करना मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इस लाइन को आप ध्यान से देखो। दो या फिर दो से अधिक स्टेट के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। तो दो लिख लिया हमने, सबसे पहले दो बोला है। तो उसके बाद में क्या बोला गया है? दो से अधिक। अब दो से अधिक क्या होगा? तीन होगा, तो तीन लिख लो। उसके बाद में आगे अगली संख्या क्या बताई गई है कि स्टेट के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। तो एक बोला गया तो एक लिख लो। तो यहाँ पर क्या बन गया? 231। तो आर्टिकल 231 ही ये बोलता है कि दो या दो से अधिक स्टेट के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है। कौन सा आर्टिकल बोलता है हमारे संविधान का? आर्टिकल 231। जैसा स्टेटमेंट है, बस हमने उसको क्या करा? सिंपली अंकों में कन्वर्ट कर लिया और हमारा आर्टिकल निकल कर आ गया। कभी भी नहीं भूल सकते आप। एक बार आपने इसको समझ लिया है, प्रैक्टिस कर ली है, तो हमेशा आपके लिए दिमाग में सेट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं हम। उससे पहले हम बात करते हैं हमारी भारत की राजधानी की। हमारी भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। अब देखिए, बताइए मुझे कि दिल्ली के अंदर किसका शासन चलता है? दिल्ली में हमको स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलती है। देखिए दिल्ली के साथ में बहुत अलग केस है। दिल्ली में विधानसभा देखने को मिलती है, मतलब चीफ मिनिस्टर है वहाँ पर। इसके अलावा वहाँ पर एलजी भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है, उपराज्यपाल। तो हमको दिल्ली में दिखता क्या है कि एक सीएम है और एक केंद्र के द्वारा अपॉइंट एलजी है, उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब एलजी को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एलजी को कंट्रोल करती है और अपने तरीके से क्या करती है? दिल्ली में शासन भी करती है। तो दिल्ली में फ्रेंड्स हमको दिखते दो लोग हैं, पर चलाते दिल्ली को कौन है? तीनों चलाते हैं। सीएम भी चलाता है, एलजी भी चलाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाती है। तो दिखते दो है दिल्ली के अंदर, सीएम और एलजी, बट चलाते दिल्ली को कौन है? तीनों हैं, सीएम, एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर फाइनल स्टेटमेंट क्या निकल कर आया? दिल्ली में दिखते दो लोग हैं पर चलाते दिल्ली को तीनों हैं, सीएम, एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बस इसी स्टेटमेंट को हम संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं कि दो लोग दिखते हैं बट चलाते तीनों हैं। तो तीनों को हम क्या लिखेंगे? 3 और 9। और दिखते दो है तो 2, 3 और 9।
तो यहाँ पर क्या बन गया फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 239। तो आर्टिकल नंबर 239 जो है ना, ये हमारा किससे संबंधित है, दिल्ली से संबंधित है। देखिए आर्टिकल नंबर 239A को हम डिस्कस करते हैं। इस आर्टिकल के तहत दिल्ली और पुदुचेरी को अपनी विधानसभाएं दी गई हैं। दिल्ली में 70 विधायक और पुदुचेरी में 30 विधायक होते हैं। आर्टिकल नंबर 239AA की बात करें हम, तो दिल्ली को इसके तहत एक विशेष दर्जा दिया गया है। इसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT कहा गया है। दिल्ली के प्रशासन को चलाने के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल की भूमिका निर्धारित की गई है। आर्टिकल नंबर 239AB, इस आर्टिकल के अनुसार उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है जब विधानसभा का सत्र न हो। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आर्टिकल 239A और आर्टिकल 239B को जोड़ा गया है हमारे संविधान में। तो दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली में दिखते दो हैं बट दिल्ली को चलाते तीनों हैं। तो दो दिखते हैं पर चलाते तीनों हैं, मतलब 2 3 9। तो आर्टिकल 239 किससे रिलेट करता है, दिल्ली से संबंधित हैं। बस इतना हमको दिमाग में रखना है, क्वेश्चन इसी से ही पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर हम आर्टिकल डिस्कस करें उससे पहले बहुत ही शानदार सी स्टोरी है। इमेजिन करिए दोस्तों कि एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें 24 पंचायतें हैं और 3 नगर निगम है। कितनी? 24 पंचायतें। पंचायतें बहुत सारी हो सकती हैं। नगर निगम जो है हमको सिलेक्टेड देखने को मिलती है, 2 या फिर 3 या कहीं कहीं पर 1 देखने को मिलती है। तो इमेजिन करो कि एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जहां पर 24 पंचायतें हैं और 3 नगर निगम है। ये सभी मिलकर क्या कर रही है, काम कर रही है। पंचायतों का काम गांवों के विकास के लिए होता है, जबकि नगर निगम शहरों की देखभाल करते हैं। इस जिले के गांव और शहर तभी सही तरीके से चल सकते हैं जब पंचायतें और नगर निगम मिलकर अपना अपना काम सही ढंग से करें। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में आए कि एक जिला जो कि सक्सेसफुल जिला होना चाहिए, अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, तो उसके अंदर जो पंचायतें हैं वो अच्छे से काम करें और जो नगर निगम है वो अच्छे से काम करें। तो हमने क्या इमेजिन करा कि एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर 24 पंचायतें हैं और 3 नगर निगम है। ठीक है, तो अगर 24 पंचायतें और 3 नगर निगम अच्छे से काम करेगी तो आपका जिला जो होगा वो बहुत अच्छे से यहाँ पर आगे बढ़ेगा, है ना। इमेजिन कर लो, अपने जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जिले में रहते हो, उसको इमेजिन करो। 24 पंचायतें ग्रामीण इलाकों का ध्यान रखती हैं। गाँवों के सड़कों, पानी, स्कूलों, इन सब का प्रबंध इन्हीं पंचायतों के द्वारा किया जाता है। तो आप इमेजिन करो अपने आसपास के गांव, आसपास की सड़कों, पानी, स्कूलों का प्रबंध, इन्हीं सभी को दिमाग में आप पिक्चर में लेकर आओ। 3 नगर निगम क्या करेगी, शहरों की साफ सफाई का काम करेगी, बड़े विकास कार्यों का प्रबंध करते हैं। निगम बड़े शहरों का ध्यान रखते हैं और शहर की व्यवस्था को सही तरीके से बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 24 पंचायतें और 3 नगर निगम मिलकर जिले के गांव और शहर का विकास करते हैं। इनके सही काम करने पर ही जिले का सही ढंग से विकास हो सकता है। अगर अब आप इस पूरे जिले की तस्वीर देखते हो तो ये पूरा सिस्टम 24 पंचायत और 3 नगर निगम से मिलकर बना हुआ है। इस तरीके से आप आसानी से दिमाग में सेट कर सकते हो कि आर्टिकल 243 मतलब 24 पंचायत हो गई और 3 नगर निगम, तो क्या बना, दोनों को मिक्स कर दो तो 243 बन गया। तो आर्टिकल 243 जो है ये पंचायती राज और नगर पालिकाओं से संबंधित हैं, लोकल गवर्नेंस से संबंधित हैं। ठीक है, स्थानीय स्वशासन पार्ट 9 और 9A से ये हमारे देखिए संबंधित हैं। इसके अंदर यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रेंड्स आर्टिकल 243 की, तो इसमें कई आर्टिकल्स हमको देखने को मिलते हैं जिसमें अलग अलग विषय बताए गए हैं। आर्टिकल 243A से लेकर Z तक, आर्टिकल 243A, आर्टिकल 243B, इस तरीके से कहाँ तक जाता है, ये Z तक जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इनका सेग्रीगेशन देखें तो इस पूरी अल्फ़ाबेट में P जो एक वर्ड है, P का मतलब क्या होता है, पार्टीशन। और हमको वही देखना है कि पार्टीशन हमको पता चले कि कितने आर्टिकल जो है इसमें से वो पंचायती राज की बात करते हैं और कितने आर्टिकल जो हैं वो म्युनिसिपैलिटी मतलब नगर पालिका की बात करते हैं। तो ये हमको कैसे सेग्रीगेशन पता चलेगा, P फॉर पार्टीशन से पता चलेगा। तो P से पहले वाले जितने भी होंगे वो पंचायती राज में आएंगे और P से Z तक के जितने भी आर्टिकल होंगे 243 वाले, ये हमको समझ में आ जाएंगे कि ये नगर पालिका से, म्युनिसिपैलिटी से संबंधित है। तो ये तो हमको सेग्रीगेशन समझ में आ गया ट्रिक के माध्यम से, P फॉर पार्टीशन। तो आर्टिकल 243A से लेकर O तक ये पंचायती राज से संबंधित है। एंड आर्टिकल 243P से लेकर Z तक ये नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी से संबंधित है। क्लियर। अब देखिए इतने सारे आर्टिकल है, तो इनमें से हमको कौन कौन सा याद रखना है दिमाग में, तो 3 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 243D की। तो देखिए D कहाँ पर आएगा, P से पहले मतलब पंचायती राज से संबंधित है, ये तो हमको क्लियर हो गया। P फॉर पार्टीशन,
पार्टीशन से आपको समझ में आ जाएगा कि पंचायती राज वाले कौन से हैं और म्युनिसिपैलिटी वाले कौन से हैं। तो डी यहाँ पर फ्रेंड्स पी से पहले आता है, तो ये पंचायती राज से संबंधित हो गया। अब यहाँ पर डी का मतलब क्या है? डी को देखिए आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, दलित। डी फॉर दलित, मतलब ये जो आर्टिकल है 243 डी, जब भी आप डी देखोगे तो दलित आपके दिमाग में आएगा। दलित मतलब पिछड़े वर्ग, तो उसी से संबंधित है आर्टिकल। पंचायतों में एसटी और एससी के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन करता है ये आर्टिकल। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी 1/3 मतलब 33% रिजर्वेशन का प्रोविजन करता है ये आर्टिकल, लेकिन कई राज्यों में ये 50% भी हैं। ठीक है, तो डी फॉर दलित से हम इसको बिल्कुल रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 243H। यहाँ पर एच का देखिए हमको समझ में आ रहा है कि ये पी से पहले है, मतलब ऑब्वियसली बात है ये पंचायत से ही रिलेट करता है। तो एच का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। एच का मतलब यहाँ पर है हिसाब, ये हमारी ट्रिक है। एच फॉर हिसाब, डी फॉर हमने जैसे दलित याद करा वैसे एच फॉर होगा हिसाब। हिसाब मतलब राजस्व रेवेन्यू का हिसाब। तो यहाँ पर फ्रेंड्स स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है, राज्य वित्त आयोग, इसका काम ही क्या होता है? राज्य के पैसों का हिसाब बनाना, हिसाब किताब बनाना। ये आयोग जो होता है ये तय करता है कि राज्य के पास जो पैसा है, राजस्व है, उसे पंचायतों, नगर निगमों और राज्य सरकार के बीच में कैसे बांटा जाए ताकि सभी विकास कार्य सही तरीके से हो सके। तो एच फॉर हो गया हिसाब। हिसाब कौन रखता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन रखता है, राज्य वित्त आयोग। तो आर्टिकल 243H जो है इसके तहत पंचायतों को टैक्स, शुल्क और अन्य वित्तीय संसाधनों के जरिए राजस्व जुटाने का अधिकार दिया गया है। पंचायतों के लिए एक स्टेट फाइनेंस कमीशन के फॉर्मेशन के प्रोविजन के बारे में भी बताया गया है, किसमें? आर्टिकल 243H में, जो भी हमने डिस्कस किया। इसका फॉर्मेशन जो है वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है और इसके चेयरमैन की अपॉइंटमेंट भी गवर्नर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं इस सीरीज का, जो आता है 243P, पी फॉर पार्टीशन। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर पी फॉर पार्टीशन है, मतलब विभाजन है। तो आर्टिकल 243P जो है ये गांव और शहर का स्पष्ट विभाजन मतलब पार्टीशन करता है। पार्टीशन का मतलब है कि कौन से क्षेत्र ग्रामीण मतलब रूरल माने जाएंगे और कौन से क्षेत्र शहरी मतलब अर्बन माने जाएंगे। ये पार्टीशन जो है पी फॉर स्टैंड हमको यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से समझ में आ रहा है। आर्टिकल 243P गांव और शहर का स्पष्ट विभाजन पार्टीशन करता है। तो जब भी आप आर्टिकल 243P देखोगे तो पी फॉर पार्टीशन, किसका पार्टीशन? गांव और शहर का, कि कौन से क्षेत्र ग्रामीण माने जाएंगे और कौन से क्षेत्र अर्बन मतलब शहरी माने जाएंगे। इसका विभाजन, पार्टीशन, ये कौन करता है? आर्टिकल 243P करेगा। क्लियर? गांव के क्षेत्र जो होंगे वो पंचायत द्वारा संचालित होंगे, शहर के क्षेत्र जो होंगे वो नगर पालिका या फिर नगर निगम द्वारा संचालित होंगे। तो इसी के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है आर्टिकल 243P में हमको। इस आर्टिकल में म्युनिसिपैलिटीज के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, और जो म्युनिसिपैलिटी होती है उसके भी 3 लेवल होते हैं। नगर पंचायत ये स्मॉल एरियाज के लिए होती है, नगर परिषद ये स्मॉल टाउन और सिटीज़ के लिए होती है, और नगर निगम जो होती है ये बिग सिटीज़ और टाउन के लिए होती हैं। तो समझ में आ गया आपको, और अच्छे से हमको याद भी हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो हमारी स्टोरी निकल के आ रही है ये बहुत ही खास स्टोरी है, और इसमें कहीं ना कहीं हम भी इन्वॉल्व हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए कि ये 3 लोग हैं। 3 लोग कौन है? ये इलेक्शन कमीशन के 3 लोग हैं। एक तो हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। हमको पता ही है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है चुनाव आयोग का। इस चुनाव आयोग के अंदर 3 लोग होते हैं ना। इनका काम क्या होता है? चुनाव कराने का काम होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये चुनाव किन मशीनों के द्वारा करते हैं? 2 मशीनें होती है बेसिकली इनके पास, एक ईवीएम मशीन होती है और दूसरी होती है वीवीपैट मशीन। ठीक है, तो ये 3 लोग जो है 2 मशीन को लेकर भारत देश में चारों दिशाओं में चुनाव कराते रहते हैं ना। अक्सर हम देखते रहते हैं कि कभी नॉर्थ में इलेक्शन होते हैं, कभी साउथ में, कभी वेस्ट में, कभी ईस्ट में। तो चारों तरफ ये क्या कराते रहते हैं? चुनाव कराते रहते हैं। तो 3 लोग 2 मशीन लेकर देश में चारों तरफ चुनाव कराते रहते हैं। तो यहाँ पर 3 लोग से बना 3, 2 मशीन से बना 2 और चारों दिशाओं से बना 4। तो 3, 2, 4 मतलब आर्टिकल 324 की हम बात कर रहे हैं। आर्टिकल 324, 324 भारतीय संविधान का वह आर्टिकल है जो कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की स्थापना, उनके अधिकारों के बारे में बात करता है। यहाँ पर आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक के जो आर्टिकल हैं ये भारतीय चुनाव प्रणाली का ढांचा प्रदान करते हैं। ये अनुच्छेद आर्टिकल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को अधिकार और जिम्मेदारी देते हैं। तो हो गया आपको याद, 3 लोग जो है ये इलेक्शन कमीशन के 2 मशीन लेकर देश में चारों तरफ चुनाव कराते रहते हैं, मतलब 324 आर्टिकल नंबर 324 इससे संबंधित हैं।
और यहीं से चालू होता है आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक। ये भी याद हो गया हमको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही मजेदार स्टोरी है, ध्यान से आप देखिए इसको और इमेजिन भी करिए खुद के साथ में। मान लीजिए कि देश में एक राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है, इमरजेंसी लग चुकी है, और इमरजेंसी लग चुकी हो तो आप अपने घर में बैठे हुए हो, आसपास देख रहे हो, गलियों में कोई भी नहीं दिख रहा है, और इसी बीच आप क्या करते हो, गलियों में घूमने निकल जाते हो। तो आप इमेजिन करो कि आप गली में घूम रहे हो, ठीक है, और अचानक से क्या होता है, पुलिस आपके पास आकर खड़ी हो जाती है और पूछती है कि क्या कर रहे हो भैया, यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपातकाल इमरजेंसी चल रही है, बाहर घूमने की इजाज़त नहीं है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो 2-3 पुलिस वाले थे, इमेजिन करो। तो उसमें एक आदमी आपसे बात कर रहा था, इस तरीके से आपको बोल रहा था कि यहाँ पर क्या कर रहे हो, बाहर घूमने की इजाज़त नहीं है। इतने में उसके साथ वाला जो पुलिस वाला था वो क्या बोलता है, आप उसको ध्यान से देखिए। वो बोलता है कि इससे बात मत करो, आपातकाल लगा हुआ है, सीधे इसके 3 पंच दो मुंह पर। कितने? 3 पंच दो। तो वो आपको मारने की बात कर रहा है कि आपातकाल लगा हुआ है और ये क्या कर रहा है, इमरजेंसी का रूल तोड़ रहा है, बाहर गलियों में घूम रहा है, इसको 3 पंच दो मुंह पर। कितने? 3 पंच, क्योंकि ये कानून तोड़ रहा है। अब आप ये सुनते हो, आप एकदम से डर जाते हो कि यार, सोचने लग जाते हो कि 3 पंच देगा मेरे मुंह पर ये, तो मेरा तो मुंह का नक्शा ही बदल देगा ये। तुरंत आप घूमते हो और भागते हो और अपने घर के अंदर घुस जाते हो। तो उस पुलिस वाले की बात जो है ना, वो आपके दिमाग में घर कर जाती है। उसके बाद आप निकलते ही नहीं हो, कह रहे यार वो 3 पंच देगा तो मेरा मुंह तोड़ देगा, 3 पंच दो, 3 पंच दो इसको। तो बार बार आपके दिमाग में चलता है। तो 3 पंच दो का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, 3-5-2। आर्टिकल नंबर 352 जो है, ये राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने का अधिकार देता है। इमरजेंसी की पूरी स्टोरी हमारी, तो मतलब इमरजेंसी से संबंधित है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। हो गया आपको याद ये? चलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल सिर्फ 3 परिस्थितियों में लागू हो सकता है। वॉर, युद्ध के केस में, भारी आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पर, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह मतलब आर्म्ड रिबेलियन के टाइम पर। तो इन 3 परिस्थितियों में आपातकाल जो है वो लागू हो सकता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता था, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के बाद इसे हटा दिया गया और इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया, आर्म्ड रिबेलियन को। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने याद भी कर लिया, 3 पंच दो वो हमारे दिमाग में चल रहा है और हम डर कर भाग गए। इमरजेंसी के टाइम में गलियों में घूम रहे थे, पुलिस वालों ने पकड़ा, 3 पंच दो, 3 पंच दो, आर्टिकल नंबर 352। 3 पंच दो, 3 पंच से बना 5 और 2 तो मतलब 2, तो 352। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं। बड़ा ही मज़ेदार आर्टिकल है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी स्टोरी भी है, ट्रिक भी है। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एक स्टेट की सिचुएशन। स्टेट में हो क्या रहा था फ्रेंड्स कि चुनाव हो रहे थे। एक राज्य है, वहाँ पर चुनाव हो रहे थे, इमेजिन करो आप। और चुनाव चल रहे थे, बहुत ही खास चुनाव थे। यहाँ पर ये सीएम बनने के लिए चुनाव थे। तो चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े थे। कितने उम्मीदवार? 3 उम्मीदवार, और सभी मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन चुनाव के जब नतीजे आते हैं तो तीनों को बराबर वोट मिलते हैं। कितने मिलते हैं? तीनों को बराबर वोट। वाह भैया! अब यहाँ पर सिचुएशन फंस चुकी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह तय करना मुश्किल हो रहा था। सबने एक नया तरीका निकाला, बोला कि चलो ठीक है, जिसका सीना यहाँ पर 56 इंच का होगा हम उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। पहले तो 3 उम्मीदवार थे, तीनों उम्मीदवार के बराबर वोट मिले तो कोई भी सीएम नहीं बन पाया। फिर एक कंडीशन निकाली कि जिसका सीना 56 इंच का होगा वो उसको हम मुख्यमंत्री बना देंगे। अब तीनों नेता अपना 56 इंच का सीना दिखाने लगे, आपस में बहस करने लगे, मामला सुलझ ही नहीं रहा था। तीनों के तीनों बिल्कुल बराबर दावेदार थे। जब ये समस्या हल नहीं हुई तो राष्ट्रपति जी को बुलाया गया। राष्ट्रपति जी को दखल देना पड़ा इस सिचुएशन में। राष्ट्रपति ने क्या करा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया, बोला प्रेसिडेंट रूल लगा दो। 3 उम्मीदवार थे, तीनों उम्मीदवार को बराबर वोट मिले। फिर उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि 56 इंच का सीना दिखा दो, जिसका 56 इंच का सीना होगा वो जीत जाएगा। पर तीनों जो है वो आपस में लड़ने लगे थे, बहसबाजी करने लगे कि मेरा 56 इंच का, मेरा 56 इंच का। तो कोई भी यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं निकला। तो फिर राष्ट्रपति जी आए, बोले कि एक काम करो, राष्ट्रपति शासन लगा दो, प्रेसिडेंट रूल लगा दो स्टेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्थिर सरकार नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमको याद हो चुका है कि 3 उम्मीदवार से बना 3, 56 इंच से बना 56, तो मतलब आर्टिकल 356 की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 356 क्या बोलता है कि जब राज्य में सरकार बनाने में असफलता हो तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये है आर्टिकल नंबर 356। 3 उम्मीदवार और उनके 56 इंच की कहानी हमने डिस्कस करी। कितनी मजेदार स्टोरी थी।
हमेशा के लिए हमारे दिमाग में ये फिट हो चुकी है। देखिए यहाँ पे जो हम ट्रिक बना रहे हैं ना, वो भी हम क्या कर रहे हैं कि उसी मुद्दे से रिलेटेड ट्रिक बना रहे हैं। ऐसा नहीं बना रहे हैं कि 3 उम्मीदवार को लेकर 56 इंच की हमने कोई और स्टोरी बना दी। हमने क्या करा, हमने एक राज्य लिया, मुख्यमंत्री की बात करी, तो वो हमारी पूरी उस आर्टिकल में जो बताया गया है ना, उससे रिलेट कर रहा है वो सारी चीजें। तो इस तरीके से क्या होता है, याद रखना ईजी हो जाता है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, उसको याद करते हैं ट्रिक से। यहाँ पर इमेजिन करिए कि देश के अंदर अचानक एक बहुत बड़ा वित्तीय संकट आ गया, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई। मतलब पैसों वाली इमरजेंसी नहीं है यहाँ पर, ये पैसों वाली इमरजेंसी लगी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पूरे देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई। सोचो, अब इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने पूरे देश में क्या करा, फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपातकाल लगा लिया। ठीक है, इस आपातकाल का असर केवल एक क्षेत्र या फिर एक दिशा पे तो नहीं पड़ता है, पूरे देश पे पड़ता है। तो बोल सकते हैं कि 360 डिग्री फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपातकाल लगता है। अब कोई पर्टिकुलर एक क्षेत्र पर तो वित्तीय आपातकाल लगेगा नहीं, पूरे देश पर वित्तीय आपातकाल लगा, मतलब देश को हम देखें तो 360 डिग्री यहाँ पर आपातकाल हमको देखने को मिलता है। तो 360 डिग्री मतलब हो गया हमारा यहाँ पर आर्टिकल 360। तो अनुच्छेद 360, आर्टिकल 360 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है, वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती है तो पूरे देश में लागू होती है और सरकार को विशेष अधिकार उस समय मिल जाते हैं जिससे कि स्थिति में सुधार कर सके। हालांकि भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं हुई है, लेकिन आर्टिकल 360 इसी स्थिति से निपटने के लिए संविधान में शामिल किया गया है। तो जब भी आप आर्टिकल 360 देखेंगे तो आपको याद आएगा कि वित्तीय आपातकाल जो है वो पूरे देश में 360 डिग्री हर एक हिस्से पर लागू होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक हिस्से या फिर क्षेत्र में हमको फाइनेंशियल इमरजेंसी देखने को मिलती है, वो पूरे देश में 360 डिग्री लगती है। तो इस तरीके से हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे 201 से लेकर 360 के बीच के, वो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराएं, जो जनरली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जिसमें से 3 पंच 2 वो वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं वो। तो यहाँ पर हमारा ये ट्रिक वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। कुछ और ऐसे आर्टिकल बोल सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कभी पूछ ले, तो एक बार जल्दी से हम 3-4 आर्टिकल है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट हम स्पीड से उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 266, इस आर्टिकल में सेंट्रल और स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड्स और पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड प्रोविजन के बारे में बताया गया है। कंसोलिडेटेड फंड वह मुख्य खजाना होता है जहां पर सरकार की सारी आमदनी जैसे कि टैक्स, कर्ज, ये सब जमा होते हैं और इसी से सरकार अपने खर्चे पूरे करती है। इस कोष से, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए संसदीय अनुमति जरूरी होती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 266 बोलता है। आर्टिकल 267 किससे संबंधित है? इस आर्टिकल में कॉन्टिजेंसी फंड से रिलेटेड प्रोविजन के बारे में बताया गया है। ये एक ऐसा आपातकालीन कोष होता है जिसका उपयोग सरकार अचानक आने वाली किसी भी आपातकालीन स्थिति में बिना संसदीय मंजूरी के कर सकती है, लेकिन इस कोष से खर्चे के लिए सरकार को बाद में संसद से मंजूरी लेनी होती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 267 में बताया गया है। आर्टिकल 279A की बात करते हैं तो इस आर्टिकल में जीएसटी काउंसिल के प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मेशन 12 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया था। इसके चेयरमैन कंट्री के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। इसके साथ साथ इसके मेंबर्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स होते हैं। तो आर्टिकल 279A जो है ये जीएसटी काउंसिल के प्रोविजन के बारे में बताता है। 2 और आर्टिकल है। एक है आर्टिकल 343, ये ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है। आर्टिकल 343 में हिंदी को देवनागरिक लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। संविधान लागू होने के बाद 15 साल तक 1950 से लेकर 1965 तक अंग्रेजी का भी आधिकारिक उपयोग किया जाना था, लेकिन 1965 के बाद में हिंदी को पूर्ण रूप से राजभाषा के रूप में लागू करने की योजना थी। साथ ही अंग्रेजी को सरकारी कार्यों और संचार के लिए भी स्वराजभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जब तक कि इसे पूरी तरह से हटाने का निर्णय न लिया जाए। तो ये बताता है आर्टिकल 343। एंड लास्ट में हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 370। जम्मू और कश्मीर को ये विशेष दर्जा देने से संबंधित हैं, स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि इस अनुच्छेद को 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा जो दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। इसे अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। आर्टिकल 370 में क्या बताया गया था? उस समय बताया गया था जब
इसे रद्द नहीं किया गया था तब कि ये जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्ता मतलब ऑटोनॉमी का दर्जा देता है। भारत के संविधान के कई प्रावधान इस राज्य पर लागू उस समय नहीं होते थे और जम्मू कश्मीर का अपना संविधान और कानून थे। भारत की संसद जम्मू कश्मीर के मामले में केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार के मामलों पर कानून बना सकती थी। 5 अगस्त 2019 को इस अनुच्छेद आर्टिकल को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। क्लियर? तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कंप्लीट होते हैं। ट्रिक के माध्यम से भी याद करें। लास्ट में कुछ 4-5 ऐसे आर्टिकल मुझे लगे जो कि आपको एक बार पता होना चाहिए। एक बार जल्दी से हमने उसको रिवीजन भी कर लिया, नज़र घुमा ली उन पर। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट 4 कंप्लीट होता है। सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल मैंने आपको बता दिए हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमने ट्रिक के माध्यम से याद करें। मोस्ट देखिए यहाँ पर डिफिकल्ट टॉपिक बोलते हैं इसको, आर्टिकल वाले को याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आई होप आपको सारी चीज़ें दिमाग में सेट होगी। एग्जाम में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप 100% बिल्कुल सही करके आओगे। तो आपको करना ये है कि टेस्ट वाले सेक्शन में मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। आप अच्छे से टेस्ट लगाइए, बार बार टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी बार टेस्ट लगाएंगे ट्रिक आपकी उतनी जल्दी बार बार रिवाइज होती रहेगी। तो बस मेहनत करते रहिए, 100% दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।